एसी सर्किट मीन्स हम ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे जिसमें सप्लाई बैटरी से न देके एसी के सोर्स से देके, तो उसमें जो सप्लाई जाएगी, जो हमने एसी की क्वालिटीज पढ़ी है, एसी की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई उसमें देंगे। इस सर्किट में क्या क्या लगा होगा, तो सर्किट में जो जो चीज हम लगाएंगे उसको बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ सर्किट। ये एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो 3 तरह के एलिमेंट हम जानते हैं जो हमारे सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। वन इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इसको हम इससे दिखाएंगे। अदर इज इंडक्टेंस या इंडक्टर, इंडक्टर इसका इंडक्टेंस कितना होता है L, इसका रेसिस्टेंस कितना है R, और तीसरा हम यूज करेंगे कैपेसिटर। सो रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर C। ये 3 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हम सर्किट्स बनाएंगे। तो हम पहले तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और फिर कॉम्बिनेशन भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसी सर्किट विद ओनली रेसिस्टेंस। एसी सर्किट विद ओनली रेसिस्टेंस। ये जो हम सर्किट्स की स्टडी करेंगे अभी, ओनली विद रेसिस्टेंस, विद ओनली इंडक्टेंस एंड विद ओनली कैपेसिटेंस, इसके 6-7 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट्स। वो सारे पॉइंट्स तीनों में बारी बारी से स्टडी करेंगे। पहली चीज, फर्स्ट सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम दैट इज वेरी सिंपल। देयर इज वन रेसिस्टेंस and we apply AC circuit, AC supply across this resistance। ये बन गया इसका सर्किट डायग्राम। उसके बाद सेकंड सप्लाई और EMF। यहाँ पर जो हम EMF लगाते हैं दैट इज AC EMF, और AC EMF का फॉर्मूला क्या होता है E। AC EMF E लगाया हमने, ये E लगातार वेरी होता रहता है और इसकी वैल्यू क्या होती है E नॉट साइन ओमेगा t। ये हम लोगों ने किया है, वी नो ऑल द मीनिंग्स ऑफ एवरीथिंग। E नॉट इज व्हाट, पीक वैल्यू ऑफ EMF, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड E इज EMF व्हेन द टाइम इज t। जैसे जैसे ये t बदलता जाएगा E की वैल्यू बदलती जाएगी, हाफ ऑफ द साइकिल पॉजिटिव, हाफ ऑफ द साइकिल नेगेटिव। ओके, ये इसमें EMF बन गया। ये EMF का इक्वेशन है। जब ये EMF यहाँ लगाएंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो भी वेरी करेगी, तो हमको उसका भी इक्वेशन मालूम होना चाहिए। उसका इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं, इसको हम इधर लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ करंट। ये थर्ड करेक्ट। ओके, इक्वेशन ऑफ करंट E is equal to E naught sin omega t divided by resistance R। E upon R is equal to E naught upon R sin omega t। This is I is equal to I naught sin omega t। This is our equation of current and we write here I is equal to I naught sin omega t। उसके बाद हम दोनों का हम एक रिलेशन बताना चाहते हैं। वो रिलेशन कैसा है कि जिस समय EMF फुल होता है उस समय I की क्या कंडीशन है, क्या ये इसके साथ साथ फुल होती है या ये फुल हो जाता है उसके बाद ये फुल होती है, तब तक ये जीरो हो जाता है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि E लगातार ऐसे प्लस E नॉट
0 माइनस ई नॉट 0, ऐसा चेंज हो रहा है। आई भी लगातार चेंज हो रहा है साइन ओमेगा टी के कारण। तो क्या दोनों इकट्ठे चेंज होते हैं या ये ऐसा होता है तो ये ऐसा होता है? यहां पर उस चीज को हम कहां से देखेंगे? ये टेक्निक याद रखिए, उस चीज को देखने की लोकेशन है ये है ओमेगा टी, ये है ओमेगा टी, दोनों बिल्कुल सेम है। तो जिस समय ई का फेज ई नॉट के साथ ओमेगा टी है तो आई का भी कितना है? ओमेगा टी है। दैट मींस दोनों का फेज एक है और दोनों एक साथ बढ़ते हैं। जिस समय यहाँ ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री होगी या π/2 होगी तो इसकी भी कितनी होगी? सेम π/2। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। देन E इज इक्वल टू ई नॉट, I इज इक्वल टू आई नॉट। यानी दोनों कैसे हैं? प्लस हैं, दोनों पॉजिटिव और दोनों फुल। इसका मतलब दोनों एक साथ चलते हैं। सो E and I have no phase difference. E and I no phase difference. Change together. ओके, अगली चीज हम देखते हैं, व्हाट इज अपोजिशन टू करंट। अपोजिशन टू करंट क्या होता है? तो आंसर है अपोजिशन टू करंट होता है V अपॉन I। व्हाट इज दिस V अपॉन I? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज व्हाट? अपोजिशन टू करंट। तो यहां पर V की जगह हमने क्या लिया हुआ है? E। सो वी राइट इट E नॉट अपॉन I नॉट। E नॉट अपॉन I नॉट हमको क्या दिखाता है? अपोजिशन टू करंट। इस इक्वेशन में अगर हम E नॉट अपॉन I नॉट देखेंगे तो हमको मिलता है E नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू R। ओके, सो E नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू R। So this is resistance, this is opposition to current. इसके बाद नंबर 5 is wave diagram. वेव डायग्राम दोनों इकट्ठे चेंज होते हैं। दोनों जब एक साथ चेंज होते हैं तो इसका वेव डायग्राम किस तरह से बनेगा? ये हमने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ E का। जिस समय E अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है उस समय I भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। इसलिए I का ग्राफ जब ये 0 होता है तो I भी 0 होता है, तो I का ग्राफ ऐसा बना। ये किसका ग्राफ है? I। तो दोनों का फेज जब ये मैक्सिमम है ये मैक्सिमम है, जब ये 0 है 0 है, जब ये नीचे जा रहा है ये भी नीचे बढ़ रहा है, और निगेटिव में मैक्सिमम है तो ये भी निगेटिव में मैक्सिमम है। माइनस ई नॉट माइनस I। तो दोनों का फेज एक समान है। फेज को हम लोग जानते हैं, यहाँ फेज है 0, यहाँ π/2। This is pi, this is 3/2 pi and this is 2 pi। तो आप देखिए I वाले सर्किट में भी ये π/2 है और E वाले डायग्राम में भी π/2। So they are in the same phase। ओके, इसके बाद इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमने इसका बनाया। दिस इज आवर एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। E नॉट वेक्टर घूम रहा है और इसका प्रोजेक्शन हमको क्या देगा? E की वैल्यू। E नॉट वेक्टर, E नॉट, ये इसका फेज कितना है? ओमेगा t।
तो ये वाले E का फेस कितना है? ओमेगा टी। E का फेस कौन कहलाता है? जो E नॉट यहाँ पर एंगल बनाता है, इसको हम लोग पिछली क्लास में कर चुके। तो ये ओमेगा टी E नॉट। अब जिस समय ये E बन रहा है, I कहाँ है? तो आंसर है E नॉट। ये E नॉट का कौन सा फेस? ओमेगा टी। इससे E बना है, तो I नॉट का भी कौन सा फेस? ओमेगा टी। उससे I बना, और दोनों के फेस में डिफरेंस नहीं है, दे चेंज टुगेदर। सिंस दे चेंज टुगेदर, तो यहीं पर हम बनाते हैं I नॉट। ये है I नॉट, और यहां से प्रोजेक्शन लिया तो ये हमको क्या देता है? दिस इज I, इंस्टेंटेनियस I। जिस समय टाइम t है उस समय इतना E है और इतना I है। जब ये ऐसा घूमकर पहुंचेगा, टाइम t/4 होगा, E फुल हो जाएगा, I भी फुल हो जाएगा। दोनों एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ कम होते हैं। तो ये है इसका फेजर डायग्राम। इस तरह से हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। देयर आर 6 steps. So this was with only resistance AC circuit. ठीक है, ये इसके सारे पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद हम अगला सर्किट लेते हैं, that will be AC circuit with pure inductance. With pure inductance. Number 1 circuit. EMF, हर एक को हम AC EMF लेंगे, और AC EMF का फॉर्मूला है E is equal to E naught sin omega t। थर्ड, करंट। करंट के लिए डेरिवेशन करते हैं। ओके, यहां से करंट फ्लो होगी। जब यहां करंट फ्लो होती है, हमको मालूम है there will be increase in the current, then there will be EMF induced in the inductor. Self inductance के कारण इसमें EMF बनता है according to Faraday's law। वो EMF कितना होता है? We know it is E is equal to di/dt। वो अपनी जगह है। यहां से जैसे ही हम EMF देते हैं, इसमें क्या पैदा होता है? एक उल्टा EMF, और उस EMF की वैल्यू इंड्यूस्ड EMF across inductor E is equal to minus L di/dt। What is di/dt? Change of current। क्यों? क्योंकि यहाँ जब हम AC EMF देते हैं, इसका EMF कांस्टेंट नहीं है, लगातार चेंज होता है, तो करंट भी चेंज होती है। तो करंट चेंज होगी, देयर विल बी सम चेंज इन द करंट पर यूनिट टाइम। इस करंट चेंज के कारण फैराडे लॉ से इसमें EMF बनता है, दैट इज माइनस L di/dt। इस EMF, ये वाला जो EMF बनता है, ये इधर करंट फ्लो नहीं कराता। इसको एक मिनट समझिए। ये इधर करंट फ्लो नहीं करा पाता है। क्यों? क्योंकि AC का EMF उसको अपोज करता है। वो AC का EMF कितना होता है? तो हमारा आंसर है कि उस इंस्टेंट में जितना AC का EMF एक डायरेक्शन में लगता है, उतना ही ये EMF अपोजिट डायरेक्शन में बनाता है। एक्शन रिएक्शन। तो जैसे ही ये करंट बढ़ाता है, ये उसका उल्टा EMF बनाता है। तो ये दोनों कैसे होंगे? मैग्नीट्यूड में इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। ओके,
So applied EMF at that instant is equal and opposite. Equal and opposite. Therefore, EMF is equal to L di by dt. ये वाला EMF कौन सा है? इंड्यूस. ये वाला कौन सा है? अप्लाइड. और अप्लाइड इंड्यूस्ड का उल्टा. इंड्यूस की क्वांटिटी हमको मालूम है -L di by dt, तो इसकी क्वांटिटी को हमने यूज कर लिया, डायरेक्शन इसकी उल्टी कर दी. तो ये क्या है? एट एनी इंस्टेंट EMF और अप्लाइड EMF का एक फॉर्मूला ये बस E इज इक्वल टू L di by dt. ओके, इससे हमने ये लिया L into di is equal to E into dt. ओके, या ठीक है. अगर हम L को भी इधर ले लें, E अपॉन L, di is equal to E upon L dt. Now integrate both sides. तो ये क्या बन जाएगा? I. लेकिन इंटीग्रेशन के लिए हमको ये इंश्योर करना चाहिए that E is a function of time. अगर है तो वो फंक्शन लिखना पड़ेगा, L को देखना पड़ेगा, but we know L is a constant. It's not a function of time. L की वैल्यू टाइम के अनुसार चेंज नहीं होती. टाइम बदलेगा, L सेम रहेगा, लेकिन EMF को बदलता है. तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे. So this will be di is equal to E को क्या लिख सकते हैं? E नॉट sin ओमेगा t अपॉन L. This is dt. Integrate both sides. दोनों को इंटीग्रेट किया, ये तो ये कितना हो जाएगा? I is equal to E naught is a peak value, therefore it has no variation. It is not a variable, इसलिए वो बाहर आ जाएगा constant. Similarly, L is also a fixed value, no variable, ये भी बाहर आ गया. उसके बाद क्या है? sin ओमेगा t. This is a function of time. इसका इंटीग्रेशन होगा into dt. तो sin ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना होता है? cos ओमेगा t divided by ओमेगा. ठीक है? Is it okay? साइन के बारे में बताइए. माइनस कॉस. So this will have a sign minus. ठीक है? Is it okay? Okay. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं. इसमें I is equal to E naught L minus cos omega t upon omega. Omega is a constant. Constant है, इसको हम बाहर ले लेते हैं. So what we get? I is equal to E naught upon L omega minus cos omega t. I is equal to E naught upon L omega cos minus cos omega t. This we can write as sin ओमेगा टी. ओमेगा टी का साइन कितना होगा? साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी. सो cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. उससे हमने इसको क्या कर दिया? ये माइनस को माइनस रखा और ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा. ठीक है? ये बात समझ में आई? ओके. Now after this, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं. I is equal to E naught upon L omega minus cos omega t.
दिस इज आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा और माइनस कॉस ओमेगा टी को हमने लिखा माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ओके, अब आगे देखिए I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। अब एक चीज और बताइए, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। दिस ये समझ आ रहा है, ये आइडेंटिटी है। तो थीटा को अगर हम माइनस थीटा बनाते हैं तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, इसका साइन चेंज होगा। ओके, तो वही काम हम करते हैं। ये सामने माइनस है, इस माइनस को हटा देते हैं तो ये इसके सामने माइनस बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन, ये माइनस लगेगा, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 E naught upon L omega sin omega t minus pi by 2. This is one equation number 1. इसके बाद देखिए I की वैल्यू कैसे, ये I की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो आंसर है I की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये sin की वैल्यू 1 हो जाएगी, that is maximum value of sin. So I will be maximum. I will be maximum. और इस मैक्सिमम I का नाम हमने रखा I नॉट। I की मैक्सिमम वैल्यू को क्या नाम दिया, I नॉट। ये कब होगा, when sin omega t minus pi by 2 is equal to 1. Then ओके, इसको रख देते हैं। तो ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू, ये I नॉट बन गया, क्यों, मैक्सिमम। इसको I की वैल्यू क्या हो गई, I नॉट, क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, 1, मैक्सिमम वैल्यू। तो I नॉट किसके बराबर हुआ, E नॉट अपॉन L ओमेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, मैक्सिमम। तो ये एक इक्वेशन हमको मिला, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन L ओमेगा। ओके, यहां से E नॉट अपॉन L ओमेगा इज इक्वल टू I नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ये E नॉट अपॉन L ओमेगा को, E नॉट अपॉन L ओमेगा को हम लोग I नॉट लिख सकते हैं। तो इसको हमने I नॉट लिख दिया यहां से। अगर इसको I नॉट लिखा तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 will be I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2। ये हमारा फाइनली इक्वेशन आ गया, I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2। इसका ये मतलब है कि I नॉट के साथ एक साइन फैक्टर का मल्टीप्लाई होता है, उसके अनुसार I चेंज होता जाता है, देन इट विल आल्सो बी ए साइनोसाइडल कर्व, क्योंकि ये साइन है। ओके, तो ये हमको I का इक्वेशन मिला, एंड वी राइट इट हियर, I इज इक्वल टू I नॉट साइन, दिस इज ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। ये I का इक्वेशन बना। ओके, इसमें बाकी चीजों को हम छोड़ देते हैं। ओके, अब इन दोनों को ध्यान से देखिए। E नॉट के बराबर कब होगा, when sin is equal to 1, और उसका फेस ओमेगा t इसके बराबर होगा 90 डिग्री। लेकिन I नॉट के बराबर कब होगा, जब sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 1 होगा। लेकिन इन दोनों के फेस में
π/2 का डिफरेंस है। तो I0 और E0 इनके फेज में कितना डिफरेंस मानते हैं हम? π/2। ये इक्वेशन ने बताया कि जिस समय E का हैविंग ए फेज ऑफ ओमेगा t, उस समय I जो है वो कौन से फेज पर है? ओमेगा t माइनस π/2। ये फेज क्या डिसाइड करते हैं? ये ऑसिलेशन में पोजीशन डिसाइड करते हैं। इस तरह से देखिए, एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से। जब ये यहाँ पर है तो इसका फेस है 0, यहाँ जाएगा तो इसका फेस है π/2, फिर यहाँ पहुंचेगा तो इसका फेस हो जाएगा π, यहाँ पहुंचेगा तो 3π/2 और फिर यहाँ पहुंचा तो इस तरह से इसका फेस होता है। E का जो भी फेस होगा उस समय I का फेस उतना नहीं होगा। I का फेस कितना होगा? -π/2। जैसे E अगर यहाँ पहुंचता है, E की वैल्यू ऐसी फुल आती है, उस समय I इससे π/2 पीछे मतलब यहाँ रहेगा, 0 रहेगा। फिर जब ये घूम के E यहाँ पहुंचेगा पाई में, तो E की वैल्यू क्या है? 0। उससे π/2 पीछे I कैसा होगा? फुल। इस तरह से E आगे आगे चलेगा और I उसके पीछे पीछे चलेगा। कितना पीछे? π/2 पीछे। ये रिलेशन हमने यहाँ थर्ड पॉइंट में लिखना है, इन दोनों को ऑब्जर्व करके। तो यहाँ हमने लिखा I लैग्स मतलब पीछे रहता है। और इसी के लिए हम दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, E लीड्स बाय फेस π/2। ये E और I इन दोनों का आपस में रिलेशन। I पीछे रहता है, E आगे रहता है। ये कौन से सर्किट में ऐसा होता है? जिस सर्किट में क्या लगा रहता है? इंडक्टेंस वाले सर्किट में E आगे आगे चलेगा, I पास में रहेगा, I बाद में राइज होगा। ओके, देन 4 अपोजिशन टू करंट। अभी जो आपने इक्वेशन लिखे, जो डेरिवेशन किया, उसमें देखकर बताइए E0/I0 उसकी वैल्यू क्या आई? E0/I0 देखिए, E0/I0 हमने निकाला था, कितना आया था? E0/I0 L ओमेगा, राइट? देखा, I0 इज इक्वल टू E0/L ओमेगा था, तो E0/I0 कितना हुआ? L ओमेगा। आपने जो इक्वेशन लिखा है, दैट इज E0 इज इक्वल टू I0 इज इक्वल टू E0/L ओमेगा। इससे हमने ये बना लिया। अब E0/I0 होता क्या है? अपोजिशन टू करंट, V/I। तो ये हो गया अपोजिशन टू करंट। ये जो अपोजिशन टू करंट है, इसमें ये दो अक्षर हैं, दो क्वांटिटीज को मिला के बनता है। इसको हमने एक बना लिया, एंड वी राइट इट XL। XL किसके बराबर होता है? L ओमेगा। ये क्या है? अपोजिशन टू करंट। किस केस में? AC के केस में, जबकि साथ में क्या लगा है? इंडक्टेंस। ओके, ये हुआ। अब इसमें एक चीज देखते हैं हम कि ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हमने एक कॉइल ली, तो उस कॉइल के L की वैल्यू तो फिक्स है, क्योंकि वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया पे डिपेंड करती है। तो ये हमने लिया, इसका हार्डवेयर, नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ के कारण इसके L की वैल्यू फिक्स हो गई। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF अप्लाइड। वो इसका पार्ट नहीं, बाहर से लगाया जाता है। बाहर से जो हम लगाते हैं, उसमें हम ओमेगा को कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, ये हमारी इच्छा है। ओके, उसमें अगर हम ओमेगा कम रखेंगे तो क्या होगा? ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XL की वैल्यू कैसी होगी? कम हो जाएगी। ये अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो XL की वैल्यू
ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेल अपनी वैल्यू को रेगुलेट करता है, किसको देखकर, ओमेगा को देखकर। तो इसको हम ये कहते हैं ओमेगा की जैसी वैल्यू होगी उसको देखकर इंडक्टर जो है वो रिएक्ट करता है। कम वैल्यू है कम रिएक्ट करता है, अपनी वैल्यू को कम रखता है। ज्यादा वैल्यू हो तो रिएक्ट करता है, अपोज ज्यादा करता है, अपनी वैल्यू को बढ़ा देता है। इस तरह से उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, एक्सेल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। ये किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आ जाएगी ज्यादा अपोज करेगा, कम फ्रीक्वेंसी होगी कम अपोज करेगा, ये रिएक्ट करता है। इसलिए इसका नाम पड़ा रिएक्टेंस। So what do we call it? Reactance. इसको हम रेसिस्टेंस नहीं कहते, so we call it reactance. अब चूंकि ये रिएक्टेंस इंडक्टर के कारण बना है इसलिए इसका पूरा नाम पड़ा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, इस इंडक्टिव रिएक्टेंस की एक दो प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। अगर हमने करंट दो तरह की भेजी, एक डीसी और एक एसी। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन बदलती ही नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, 0। अब यहां पर करंट की वैल्यू क्या होती है देखिए, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, I naught is equal to E naught upon XL. I naught is equal to E naught upon XL, ये इसकी वैल्यू है। तो अगर ओमेगा 0 हो गया डीसी के केस में तो XL क्या हो गया, 0। अगर XL 0 हुआ तो करंट विल बी हाई। ठीक है, हाई मतलब आराम से उसमें से करंट जा सकता। अगर अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन कितना हो गया, 0। अगर अपोजिशन 0 हो गया तो हम लोग आई की वैल्यू नहीं ले रहे, हम ये देख रहे हैं आई जा पाएगा कि नहीं। तो आंसर क्या है, जा पाएगा। सो दिस अलाउज, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। Inductive reactance allow DC। क्यों? क्योंकि DC का ओमेगा क्या होता है, 0, और DC के लिए XL की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, XL की वैल्यू 0 नहीं होती तो XL की वैल्यू 0 नहीं होती, 0 क्यों नहीं होगी, DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। तो यहाँ ओमेगा को क्या रखेंगे, 0। तो 0 इंटू एल कितना हुआ, 0। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि एक्सएल 0 नहीं है तो इसका ये मतलब है कि उस सप्लाई में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को बदलना, तो फिर वो डीसी नहीं, वो एसी। राइट, तो डीसी में ओमेगा कितना लेना है, 0। तो एक्सएल भी कितना होगा, 0, क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं होगा, इसलिए ये क्या करेगा, डीसी को आराम से जाने दे, अपोज नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ एसी अलाउ डीसी। अच्छा, इन केस ऑफ एसी ओमेगा हैज हाई वैल्यू। अगर ओमेगा की वैल्यू हाई होती है, ओमेगा हैज हाई वैल्यू, तो एक्सएल की वैल्यू भी कैसी होगी, हाई। और अगर एक्सएल मींस अपोजिशन की वैल्यू हाई है तो वो करंट को ब्लॉक कर देगा, जाने नहीं देगा। सो हाई वैल्यू, ओमेगा हैज हाई वैल्यू, देयरफॉर इट ब्लॉक्स एसी। एसी को ये ब्लॉक कर देगा। तो ये आपको इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि इंडक्टेंस एसी सर्किट में उसको एसी को रोकता है, ब्लॉक करता है। ये इंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक हो गई।
अगर डीसी होती तो दैट इज एज गुड एज कंडक्टर, और वो कुछ उसको लेना देना नहीं है, जो करंट जा रही है जा रही है। लेकिन अगर एसी है तो उसको ब्लॉक कर देता है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वेव डायग्राम। This is time, this is EMF and current। उसके लिए y एक्सिस, टाइम के लिए x एक्सिस। ये हमने EMF अप्लाई किया। अब देखिए इसमें I कैसा बनेगा। When EMF is full, then I is 0, यहाँ पर है। और फिर जब EMF 0 आ जाता है, I become full, यहाँ I चला जाएगा। फिर जब EMF माइनस पे नीचे उतरता है, I 0, और फिर जब ये 0 जाता है तो उस टाइम में I कैसा होता है, मिनिमम, माइनस वैल्यू मैक्सिमम। तो ये हमने यहां पर बनाया। ये ग्राफ को देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम के अनुसार चलिए। पहले कौन पीक पे पहुंचता है, यहां से हमने चलना शुरू किया। पहले पीक पे कौन पहुंचा, E, उसके बाद कौन पहुंचा, I, और कितने फेज के बाद पहुंचा, दिस इज π/2। जब ये π/2 पर है तो ये कहां है, 0, और ये है π/2। जब ये 0, जब ये 0 पे पहुंचता है तो ये कितना है, ये 0 नहीं है, इसके लिए क्या है, पाई। तो जब E पाई पे पहुंचेगा तो I कहां है, π/2, ये एक साथ। इस तरह से I E के पीछे रहेगा, ये पीछे रहने का है। पहले आप पीक बनाएंगे E का, उसके बाद पीक बनाएंगे I का। उसका मतलब है पहले E पीक पे पहुंचेगा, फिर I पीक पे पहुंचेगा। इसी को कहते हैं I E के पीछे रहेगा या E I के आगे रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा I lags, I पीछे, और E leads by phase difference π/2। इसको हमने यहाँ दिखाया। इसके बाद इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में at any time E naught has a phase omega t। ये है वैल्यू E। इस समय E कितने फेज पर है, ओमेगा t फेज पर है। तो I naught कहाँ होगा, तो आंसर है I naught इससे π/2 पीछे होगा। π/2 पीछे बनाने की टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि इससे 90 डिग्री पीछे, ये यहां पर आप पीक वेक्टर बनाइए I naught, और इसका प्रोजेक्शन यहां देंगे तो ये वाला जो वेक्टर है, ये लाइन, ये शो करती है वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट I। ये I की वैल्यू, ये E की वैल्यू है, उस समय ये I की वैल्यू है। E की वैल्यू पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं I की वैल्यू नेगेटिव। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये हो क्या रहा है, एक्शन। देखिए ये है E और ये है I, ऐसे। ठीक अगले 1 सेकंड में मुझे हाथ किधर घुमाना है, ऊपर कि नीचे, ऊपर। ओके, तो हमने ऐसे घुमाया, ये वेक्टर ऐसे घूम रहा है, एंगल बढ़ते जा रहा है। जब ये ऐसा बढ़ेगा तो बताइए E की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, वेरी गुड, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये यहाँ ऐसा आ जाएगा और I यहाँ ऐसा आ जाएगा। दिख रहा है, एक इंस्टेंट के बाद ऐसा आया
तो E की वैल्यू कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। I की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इस समय इस फेज में यहां पर E की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, I की वैल्यू कम हो रही है। जब E यहां फुल ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे, तो E क्या हो जाएगा, जीरो, E का प्रोजेक्शन जीरो। फिर जब ये इधर ऐसा घूमना शुरू करेगा तो E कम होता जाएगा और I बढ़ता चला जाएगा। ये दोनों में ऐसा चलता रहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस 90 डिग्री, फेज डिफरेंस π/2। ये ऐसा इस तरह से चलते जाएगा और दोनों के प्रोजेक्शन हम यहाँ पर लेते रहेंगे। वो प्रोजेक्शन ही हमको क्या दिखाएंगे, E और I की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि एक फिक्स वैल्यू नहीं है, दे कीप ऑन रोटेटिंग। और इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू, एक सेकेंड में न्यू टाइम्स, राउंड ये लगाए, उतनी बार E और I बदलते रहेंगे और इस केस में दोनों में π/2 का डिफरेंस है। दिस इज फेजर डायग्राम। ओके, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। यहां पर देखिए एक चीज, दैट इज ये एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो याद रखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का नेचर क्या है, दिस अपोजेस करंट। जो चीज करंट को अपोज करे उसका एक बार तो हम लोग यूनिट बना चुके हैं। क्या यूनिट बनाया था, हाँ, ओम। तो हमने ये बना लिया कि जहां कहीं E0/I0 आएगा उसका मतलब क्या होगा, अपोजिशन टू करंट, और उसका यूनिट हम क्या रखेंगे, ओम, हमेशा, जो भी क्वांटिटी आई। इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट हमने क्या रखा, ओम, सेम जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी क्या काम करता है, अपोज करता है, ये भी क्या काम करता है, अपोज करता है, इसलिए दोनों का यूनिट एक। अब हमारे एग्जाम में कभी कभार ये चीज भी आती है और हमको भी जानना जरूरी है कि अगर वो अपोज करता है उसका नाम रेजिस्टेंस है, तो ये अपोज करता है तो इसका नाम रेजिस्टेंस क्यों नहीं, इसका नाम हमने रिएक्टेंस रखा, किस प्रॉपर्टी के कारण, कि ये अपोज तब करता है जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो अपोज करता ही नहीं। रेजिस्टेंस वो काम नहीं करता, रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, भले एसी हो भले डीसी। क्यों, इसलिए अब उसके अंदर का कैरेक्टरिस्टिक समझिए, रेजिस्टेंस किस कारण से बनता है, तो आंसर है रेजिस्टेंस बनता है when a charged particle is moving and it has to collide with different atoms on the way। चलेगा रास्ते में बहुत सारे एटम आएंगे और वो उनसे टकराता जाएगा, टकराएगा तो क्या बनाएगा, अपोजिशन, दैट इज रेजिस्टेंस। तो कोलिजन से जो अपोजिशन होता है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये जो अपोजिशन कर रहा है ये कोलिजन के कारण नहीं कर रहा है, ये किस कारण से कर रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती है मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये एक उल्टा ई बनाता है, वो उल्टा ई अप्लाइड ई को जाने में अपोजिशन क्रिएट करता है। तो इसका अपोजिशन किसके कारण, इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज क्रिएटेड ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके कारण। तो दोनों के कारण अलग अलग हो गए, इसलिए दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों का साइन अलग है, पर अपोजिशन है इसलिए दोनों का यूनिट एक से। ठीक है, तो दोनों में रेजिस्टेंस किस कारण से है, एक शब्द याद रखना है, कोलिजन। किसके कारण से, कोलिजन। इंडक्टेंस जो है करंट को अपोज करता है, किस कारण से, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। डीसी मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है पर चेंज नहीं कर पाती, इसलिए वो इंड्यूस नहीं करेगी, इंड्यूस नहीं करेगी, अपोज नहीं करेगा।
समझ में आ रहा है? ये इन दोनों के नेचर में डिफरेंस है। तो अभी आगे जाके हम और पढ़ेंगे इसको कि दोनों में से, या इसको समझ लीजिए, दोनों में से हम दोनों को यूज कर सकते हैं करंट को डिक्रीज करने के लिए। जैसे करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस के केस में करंट की वैल्यू होती है E/R, ये, और इंडक्टर के केस में ये होती है E0/XL, XL दैट इज L/ओमेगा, ये। लेकिन अगर हमको फैन में करंट कम करके उसकी स्पीड कम करनी है तो हमारे पास दोनों तरीके, रेजिस्टेंस लगा दो करंट कम हो जाएगी, एक इंडक्टर रास्ते में लगा दो पंखे के तो भी करंट कम हो जाएगी। तो हम इन दोनों में से कौन सा रास्ता हमको अपनाना चाहिए? इंडक्टेंस। क्यों? नहीं, वो तो हम कम या ज्यादा दोनों कर सकते हैं। देंगे तो सब कभी अपोज करेंगे नहीं, देखिए इसका रीजन क्या है। When we apply resistance तो उसमें कोलिजन होगा, कोलिजन होने से हीट पैदा होती है, और वो हीट कितनी होती है? I²R। ये हीट पैदा हुई, हीट इज, और ये हीट पैदा होके रेडिएट हो जाती है। तो ये जो एनर्जी रेडिएट हो गई हमारे काम में नहीं आई, ये एनर्जी आई कहां से थी? हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई से आई। इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई का एक पोर्शन हीट बनके रेडिएट होके वेस्ट हो जा रहा है, राइट? इसमें क्या होता है? ये ईएमएफ को कम करता है, जो भी करता है, फ्लक्स को चेंज करता है, उल्टा ईएमएफ पैदा करता है, जो भी करता है, पर कोलिजन नहीं करता। अगर कोलिजन नहीं करता है तो इसमें हीट पैदा नहीं होती। अगर हीट पैदा नहीं होती है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसलिए इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। अब आपको अगर करंट कम करनी है तो कौन सा तरीका लेंगे? इंडक्टर। So why do we prefer inductor? Because it does not consume any energy, while resistance consumes some energy for heating effect. इंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। इसलिए अगर हम ये वाला रेगुलेटर पंखे का यूज करते इंडक्टर वाला, तो उसमें क्या होगा? करंट भी कम हो जाएगी, पंखा स्लो भी हो जाएगा, और हमारे एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर ये वाला यूज करते हैं तो हमने सोचा कि पंखे की स्पीड हमने कम कर दी, एनर्जी कम खर्च हो रही है, इट इज नॉट देयर। पंखा जरूर कम हो गया, पंखे ने कम एनर्जी खर्च की, पर जो एनर्जी बची वो कहाँ चली गई? हीट में। तो हमारा मीटर उतना ही चलेगा, बिल उतना ही आएगा, ये हीटर पर। लेकिन एक हमको ये होता है कि हीटर वाले, रेजिस्टेंस वाले रेगुलेटर सस्ते आते हैं, तो इसीलिए अगर आप मार्केट में हीटर ये लेने जाते हैं रेगुलेटर, तो ये रेगुलेटर अगर आपको 50 रुपए का मिलता है, 50 रुपीज का, तो ये वाला रेगुलेटर आपको 200 रुपए का मिलेगा, बिकॉज इट हैज कॉपर कॉइल। तो इसीलिए सब लोग यही लेके आते हैं कि थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा, देखा जाए। ओके, सो दिस इज अबाउट इंडक्टिव सर्किट। ये अब आपको समझ में आ गया? ओके, इसके बाद अब हम अगला सर्किट करेंगे एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टेंस। ओके, और नेक्स्ट सर्किट इज विद प्योर कैपेसिटेंस। फर्स्ट सर्किट, दिस इज ए कैपेसिटर, अक्रॉस इट वी आर हैविंग एसी सप्लाई। How much EMF we are applying? It is a variable EMF. E is equal to E0 sin omega t. Third, current. And for this, we will do one derivation of electric current. In capacitor, how EMF voltage, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज लगती है, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? V is equal to Q upon C,
और Q इज इक्वल टू C इंटू V। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। For a small change of charge dq, the change in potential वोल्टेज को हमने यहाँ पे क्या दिया EMF E। ओके, therefore dq is equal to C into dt। दोनों को हमने dt से डिवाइड किया और dq by dt is equal to C into d by dt और E। now dq by dt चार्ज पर यूनिट टाइम, ये किसके बराबर होता है I is equal to C d by dt of E। this is d by dt of E को क्या लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा t, E नॉट साइन ओमेगा t। ओके, और इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट किया, E नॉट इज ए पीक वैल्यू, ये सामने आ जाएगी, so that is C E naught and then we have d by dt of sin omega t, कितना होगा cos omega t into omega। this we can write as C omega E naught and cos omega t। cos omega t we can write as sin omega t plus pi by 2। So C omega E naught cos omega t, cos omega t इसको क्या लिखा sin omega t plus pi by 2। ठीक है, cos को cos थीटा को sin बनाने में हमारे पास दो फॉर्मूला अवेलेबल है। एक फॉर्मूला कहता है sin omega t plus pi by 2, दूसरा कहता है sin 90 minus omega t पाई बाई 2 माइनस ओमेगा। दो हमारे पास अवेलेबल थे, दूसरा क्या था साइन 90 माइनस ओमेगा। ये तो हम इन दोनों में से इसको चुनते हैं। क्यों इसको चुनते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा E का फॉर्मूला है, E के फॉर्मूले में ओमेगा टी कैसा है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है और इससे हमको कंपेयर करना है कि I जो है वो प्लस होगा या माइनस होगा। ओमेगा टी प्लस समथिंग, ओमेगा टी माइनस समथिंग। ओमेगा टी कैसा चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला चुनते हैं तो ओमेगा टी कैसा मिलता है, नेगेटिव। ये हमको नहीं चाहिए, हमको पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम इसकी चॉइस नहीं करते क्योंकि इसमें ओमेगा टी नेगेटिव है। इसलिए ये वाला चॉइस करते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा टी पॉजिटिव। ओके, so this is the formula। और अब ये है I, this is 1। उसके बाद फिर से this I will be maximum, I will be maximum। maximum कितना होता है I naught when sin omega t plus pi by 2 is equal to 1। In that case I की वैल्यू क्या हो गई, I नॉट
इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 और यहाँ क्या बचा C ओमेगा E नॉट। दिस इज इक्वेशन 2। C ओमेगा E नॉट की वैल्यू I नॉट है, इसको हमने इक्वेशन 1 में रख दिया। अगर इसको यहाँ इधर देखिए, अगर इसको यहाँ रखा C ओमेगा E नॉट, इसकी वैल्यू I नॉट इधर रखा, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट। तो करंट का इक्वेशन बना I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अब दोनों के फेज को कंपेयर करते हैं। फेज को कंपेयर करने से I का फेज ज्यादा है पाई बाई 2, तो इसमें क्या होगा I लीड्स एंड E लैग्स। I लीड, E लैग्स बाय पाई बाई। ओके, 4 अपोजिशन। अपोजिशन टू करंट हम किससे निकालते हैं, तो आंसर है अपोजिशन टू करंट हम यहां से निकालते हैं E नॉट अपॉन C ओमेगा से। यहां से देखिए E नॉट अपॉन I नॉट इसके बराबर होगा, यस, दैट इज E नॉट अपॉन I नॉट, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन C ओमेगा। और 1 अपॉन C ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, XC, जिसका नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्यों, क्योंकि इसमें भी ओमेगा है। अगर इसमें ओमेगा है मतलब दिस इज आल्सो अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसमें ओमेगा डिनोमिनेटर में, उसमें न्यूमरेटर में था, तो इसका जो रिएक्शन है उल्टा होता है। तो डीसी को क्या करेगा, उसने डीसी को अलाउ किया था, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, डीसी को अपोज करेगा, तो ये 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंफिनिटी। तो अपोजिशन कैसा है, इंफिनिटी डीसी के लिए, सो दिस ब्लॉक्स डीसी। देयरफॉर कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। क्यों, डीसी का ओमेगा क्या होता है 0। अलाउ एसी, क्योंकि एसी में जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू हाई होती जाती है, एक्सी की वैल्यू कम होते जाती है। एक्सी की वैल्यू कम होगी तो करंट बढ़ते जाएंगे, अपोजिशन कम होगा। ये हो गया अलाउ एसी, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई अपोजिशन। तो कैपेसिटर भी अपोज करता है और उस अपोजिशन को क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चूंकि ये अपोजिशन है इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। सो दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटेंस नहीं है, कैपेसिटेंस 1 अपॉन C और उसमें किसका मल्टीप्लिकेशन है, ओमेगा, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग वैल्यू रखते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बनता कैपेसिटेंस से है, पर रिलेशन क्या होता है, इट इज अपोजिट, क्योंकि ये नीचे ये ऊपर, राइट। तो कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता जाएगा। तो जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना वो अपोजिशन उसका कम होगा। तो ये आपको रिलेशन ऐसा इसका याद रखना है, L ओमेगा इज इक्वल टू XL। उसमें XL बड़ा कब होता है, जब L की वैल्यू बड़ी होती है। अच्छा, अब इसके बाद हम लेते हैं इसके दोनों डायग्राम, वेव डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। wave diagram. This is diagram for E.
आई इससे π/2 आगे रहता है, तो पहले पीक किसका बनेगा? आई का, बाद में ई का। तो इसके पहले पीक यहां बनाया, पहले पीक बना आई का और बाद में पीक बना ई का। पहले आई 0 में पहुंचा, उसके बाद ई 0 में पहुंचा, नीचे उतर के। ये कौन सा है? ऊपर चढ़ने वाला 0, ये नहीं, ये अलग फेस है। ये ऐसा नीचे पहुंचा, ये भी नीचे पहुंचा π/2 के बाद। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? π/2। लेकिन आगे कौन है? आई। आगे का डिसाइड आप कैसे करेंगे? इसको पीक को देखेंगे कि पहले किसका पीक बनता है। इसका पहले बना, इसका बाद में बना। एक ही टाइम पे जब भी आप देखेंगे ये 0 पहुंच गया उतर के, ये इसका भी उतरना बाकी, तो ई पीछे पीछे आता है और आई पहले जाता है आगे। तो इसलिए इसको बोलेंगे आई लीड्स एंड ई लैग्स। ओके, ये हो गया इसका फेज डायग्राम। और इन दोनों के बीच टाइम डिफरेंस बोलेंगे तो कितना होगा? T/4, क्योंकि हमको मालूम है ये पूरा टाइम T है, यहाँ से यहाँ तक T/2 है, तो ये कितना है? T/4। π/2 का फेज डिफरेंस कितने टाइम डिफरेंस के बराबर होता है? T/4 टाइम डिफरेंस के बराबर होता है। अब इसका फेजर डायग्राम देखिए। दिस इज E0 और I0 इससे आगे रहेगा बाय 90 डिग्री। ये बना E और ये दिस इज I, दिस इज I0। ये E0, E का फेज कितना है? ओमेगा टी। E का फेज है ओमेगा टी, तो I का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस π/2। तो I का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस π/2। ये दिस वन। तो ये है इसका फेजर डायग्राम। E0 से I0 90 डिग्री आगे चलाएंगे, उस समय हम क्या बोलेंगे? इस E का फेज ओमेगा टी है और इस I का फेज ओमेगा टी प्लस π/2। अब बताइए अगले इंस्टेंट में E और I कौन बढ़ेगा और कौन कम होगा? I कम हो रहा है और E बढ़ रहा है। दैट्स राइट। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और इसको कहीं पर भी हमको पोजीशन दी जा सकती है। जैसे अगर हमको दिया गया है कि E यहाँ है, ये E, तो बताइए I कहाँ होगा? राइट, दिस विल बी पोजीशन ऑफ I। तो ये रहा I, क्योंकि ये I0 है, और ये रहा E यहाँ तक, क्योंकि ये E0, और ये है E। अब बताइए अगले इंस्टेंट में क्या होने वाला है? I 0 होते जा रहा है और E -E0 होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है नेगेटिव साइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये घुमाने वाली टेक्निक इसकी आनी चाहिए। सो दिस इज सर्किट विद कैपेसिटर। तो रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों में कॉमन चीज क्या है? तीनों अपोज करते हैं। ठीक है, तीनों का ऑपोजिशन का हमने नाम दिया रेसिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तीनों अपोज करते हैं, लेकिन तीनों के रीजन अलग अलग होते हैं। रेसिस्टेंस का अपोजिशन का नेचर क्या होता है? कोलिजन, उसके कारण। इंडक्टर का रीजन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर का रीजन क्या होता है? अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें बनता है डाइलेक्ट्रिक में, वो डाइलेक्ट्रिक का
इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होता है एंड दैट क्रिएट्स ए रेजिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से तीनों अपोज करते हैं, तीनों का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन अपोजिशन है इसलिए तीनों का यूनिट ओम्स में नापा जाएगा। सो वी हैव दिस 3 सर्किट्स डन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अगर हर एक में कॉम्बिनेशन होगा तो क्या। एसी सप्लाई में एक रेजिस्टेंस के साथ एक इंडक्टेंस लगाया, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस लगाया, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस लगाया, या तीनों लगा दिए, तब कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, कितना अपोजिशन होगा, ऑल दीज पॉइंट्स वी विल स्टडी इन दैट।